हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट का फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल से संबंधित यानी कि वायुदाब तथा वायुदाब की पेटियाँ। ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि वायुदाब के आधार पर ही हमारे जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो विंड्स हैं या पवनें या लहरें हैं वो चलती हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका जो सामान्य परिचय वायुदाब का मैं देना चाहूँगा। वायु एक भौतिक वस्तु है जो कि विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है, न कि रासायनिक। उसका अपना स्वयं का भार होता है, यानी कि हवा जो है उसका वेट होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती है। तो धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई, जैसे कहें कि 1 वर्ग इंच या 1 वर्ग गज पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल का या ऊपरी परतों का जो दबाव है हवा का, उसको हम मोटे रूप से वायुदाब कहेंगे। सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ये जो बात है ये महत्वपूर्ण है। सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। वायुदाब मापने के लिए इंच, सेंटीमीटर या मिलीबार का प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इंच, सेंटीमीटर या मिलीबार का। ज़्यादातर कंडीशंस में मिलीबार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मिलीबार जो है वायुदाब की इकाई है। वास्तव में वायुदाब नापने के लिए नली में पारे की ऊंचाई नापते हैं। सागर तल पर ऊंचाई लगभग 29.92 इंच है या 76 सेंटीमीटर कह सकते हैं, जिसको कि अगर मिलीबार में कन्वर्ट करते हैं तो 1013.25 मिलीबार होती है। यानी कि समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब है वो 1013.25 मिलीबार है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या आपको कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर या आरएएस की परीक्षा में साधारणतः पूछा जाता है। पारे की 0.1 इंच की ऊंचाई लगभग 3.4 मिलीबार के बराबर है। इस तरह सागर तल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। ये आपको ध्यान देना है। सागर तल पर जो है वायुदाब है वो लगभग 1013.25 मिलीबार होता है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। तो ये जो समदाब रेखाएं क्या है? समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, वो समदाब रेखा होती है। वायुदाब का अंकन साधारण वायुदाब मापी 14 बैरोमीटर या निर्द्रव वायुदाब मापी के द्वारा किया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब में प्रति 600 फीट पर 1 इंच या 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब घटने लगता है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुदाब घटता है, और घटने की जो दर है वो 600 फीट पर
1 इंच या 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब घटता है, परंतु यह दर कुछ हजार फीट की ऊंचाई तक ही संभव हो पाती है। इसके आगे वायु के हल्के और विरल होने के कारण वायुदाब तीव्रता से कम होने लगता है। यानी कि ये जो वायुदाब घटने का क्रम है लगभग कुछ हजार फीट की ऊंचाई तक ही संभव है। उसके बाद में तो हवा में हल्कापन और विरलता आ जाती है, जिसके कारण वायुदाब तीव्रता से कम होने लगता है या घटने लगता है। सामान्य रूप से 1800 फीट की ऊंचाई तक वायुमंडल का आधा दाब स्थित होता है। यानी कि जो 1013.25 मिलीबार जो समुद्र तल पर है और 1800 फीट की ऊंचाई पर लगभग ये वायुदाब आधा रह जाता है। वायुदाब तथा तापक्रम में विपरीत संबंध है। वायुदाब यानी कि प्रेशर कहूँ और तापमान में उल्टा संबंध है। साधारणतः वायुदाब अगर अधिक है तो तापमान कम मिलेगा, तापमान अधिक है तो वायुदाब कम मिलेगा। तो इस आधार इसलिए ये कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो यानी कि तापमान ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचे होगा। तापमान जो है अगर ऊंचा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो नीचा होगा, और अगर तापमान नीचा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊंचा होगा। तो ये जो है तापमान और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुदाब का संबंध उल्टा संबंध है। वायुभार के वितरण पर ऊंचाई, तापक्रम, वायु प्रवाह, पृथ्वी की घूर्णन गति, जल वाष्प आदि का भी प्रभाव होता है। अब वायुदाब की जो पेटियां हैं, मुख्य रूप से वायुदाब की 7 पेटियां हैं जिसका कि हम अध्ययन करेंगे। ग्लोब पर वायुदाब के वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं की सहायता से किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका। वायुदाब के वितरण को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है उच्च वायुदाब तथा उससे प्रदर्शित क्षेत्र प्रति चक्रवात या उच्च के नाम से जाना जाता है, तथा निम्न वायुदाब या चक्रवात या गर्त या निम्न के रूप में। ये प्रति चक्रवात और चक्रवात की मैं बताऊं, चक्रवात के अंदर क्या होता है, वायुदाब जो है बीच में कम होगा तो हवाएं ऐसे बाहर से अंदर की ओर झपटती हैं, जबकि प्रति चक्रवात में यहाँ पर बीच में हाई प्रेशर होता है और बाहर जो है लो प्रेशर होता है, तो ये हवाएं बाहर की ओर आएंगी। तो ये तो एंटी साइक्लोन हो गया और ये साइक्लोन हो गया। यदि समस्त ग्लोब, तो इसमें क्या है, उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब 2 प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं। यदि समस्त ग्लोब पर दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि उच्च दाब तथा निम्न दाब का कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत वितरण दिखाई देता है। यदि पृथ्वी को एक समान रूप में देखा जाए, यानी कि पृथ्वी या तो पूरे पृथ्वी भाग स्थल हो या जल भाग मान लिया जाए, तो निश्चित रूप से वायुदाब का वितरण क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है। परंतु स्थल तथा जल के असमान वितरण के कारण मेखलाओं की क्रमबद्धता में व्यवधान पड़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इन मेखलाओं के कई केंद्र होते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल और सागर का भाग दोनों, स्थल भाग ज़्यादा पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में केवल जल भाग ज़्यादा है। परंतु दक्षिणी गोलार्ध में ये मेखलाएं अविच्छिन्न रूप में
पाई जाती है। धरातल पर वायुदाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं होता। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापक्रम के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है। तथा कर्क और मकर रेखाओं के पास उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो यहाँ पर जो तुम्हें याद रखना है, जैसे मैं ये कहूँ कि 0 डिग्री ये इक्वेटर, तो 0 डिग्री इक्वेटर जो है, यहाँ पर तापमान अधिक है तो यहाँ न्यून वायुदाब मिलेगा। तो इसी प्रकार से अब ये याद करने की दृष्टि से ये याद रखना कि जैसे नीचे और ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो यहाँ पर उच्च दाब मिलेगा। उसके बाद में 30 के बाद में 60 डिग्री पे 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी को अक्षांश, यहाँ पर उच्च के बाद में निम्न वायुदाब मिलेगा। और लास्ट में 90 डिग्री या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर उच्च वायुदाब मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इक्वेटर का ध्यान रखो कि इक्वेटर पर पूरे साल भर सूर्य सीधा चमकता है, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक है तो वहाँ पर तापमान से वायुदाब का उल्टा संबंध, यानी कि उच्च तापमान नीचा वायुदाब। तो यहाँ का जब भूमध्य रेखा का पता चल जाए, उसके बाद में आपने ये ध्यान याद करने के लिए उसके ऊपर और नीचे निम्न वायुदाब के बाद में उच्च वायुदाब, उच्च के बाद निम्न और निम्न के बाद में उच्च, ये ऑल्टरनेटिव प्रेशर वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। याद करने के लिए आपको इसको ये इस प्रकार से याद रखना है। तो यहाँ से ध्रुवों की ओर तापक्रम में गिरावट के कारण, अब देखिए तापमान तो 30 डिग्री पर भी अधिक है, लेकिन यहाँ पर तापमान अधिक है तो लो वायुदाब होना चाहिए, लेकिन लो वायुदाब ना होके उच्च वायुदाब है। तो ये जो इसका जो स्पष्टीकरण है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों का तो स्पष्टीकरण समझ में आता है, तापमान से उल्टा संबंध। लेकिन ये वाली जो पेटी है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के रोटेशन की वजह से यहाँ पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहाँ से ध्रुवों की ओर तापक्रम में गिरावट के कारण वायुदाब को बढ़ना चाहिए, परंतु वह 60 डिग्री अक्षांशों के पास निम्न हो जाता है। पुनः ध्रुवों की ओर यह तापक्रम के कारण उच्च हो जाता है। स्पष्ट है कि वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापक्रम का ही हाथ नहीं रहता, बल्कि गतिक कारण या पृथ्वी का रोटेशन भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो तापक्रम पहला और दूसरा जो है गतिक कारण। ये आपको याद आना चाहिए कि वायुदाब की पेटियाँ हैं, इसके अंदर उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब और ये जो वायुदाब का वितरण है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो एक तो तापक्रम और दूसरा गतिक कारण, यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है। ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों को 2 वृहद समूह में विभाजित किया जाता है। पहला है तापजन्य वायुदाब पेटी,
जिसको कि थर्मल प्रेशर बेल्ट बोल दिया, जिसके अंतर्गत एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। निम्न वायुदाब पेटी। और दूसरा जो है, ये दूसरा देखिए, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये वाला। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये दोनों तो तापजन्य होगी, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से। और जो गतिक कारण की वजह से जो वायुदाब पेटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? उपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ये वाली। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च दाब पेटी, ये इधर भी और इधर भी। और इसके अलावा फिर ये है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न दाब पेटी। तो ये दोनों जो पेटियां हैं ये गति कारण से निर्मित हुई हैं। तो ये गतिजन्य वायुदाब पेटी जो है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गतिक कारण से कौन कौन सी पेटियों का निर्माण होता है और तापमान या तापजन्य कौन कौन सी पेटियां हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम में जो अभी बनाया है उसके अंदर ये समझा दिया। ये जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है, ये यहाँ पर ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ पर लो प्रेशर निम्न वायुदाब, ठीक है। इसके बाद में 30 डिग्री पे उच्च वायुदाब, 60 डिग्री पे निम्न वायुदाब और लास्ट में उच्च वायुदाब। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी यही है। यहाँ पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर और इस प्रकार से टोटल 7 वायुदाब पेटियाँ हो गई। ये कॉमन निम्न वायुदाब पेटी 1, 2, 3, 4 और ये इस प्रकार से 5, 6 और 7 टोटल प्रेशर बेल्ट्स हैं। वो कितनी हैं? 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं या 7 वायुदाब पेटियाँ हैं। तो ये जो वायुदाब के आधार पर ही जब हम पवनों का निर्धारण करेंगे, इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो वायुदाब पेटियों का पार्ट 1 टॉपिक है, ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अदरवाइज़ ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत होगी। अपन पॉइंट वाइज चलेंगे। इसके बाद में पार्ट 2 के अंदर इससे आगे का टॉपिक मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।